नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर हाजिर हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का अगला सेशन। पिछले सेशन में हम लोगों ने कवर किया था जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण वंश थे, जिनमें से क्रमशः अगर हम देखें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो उसी के बाद का जो अगला टॉपिक है वो आज हम लेकर के हाजिर हैं, और जो कि इस टॉपिक को किस नाम से जानते हैं तो भारत पर विदेशी आक्रमण, या इसे कह सकते हैं कि जो पूर्व मौर्य काल से पहले जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था तो वो उसी से संबंधित है। तो जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनमें से दो आक्रमण ही हुए थे, एक को हम ईरानी आक्रमण कहते हैं और दूसरे को यूनानी आक्रमण कहते हैं। तो हमारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण के तहत किसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, तो वो कौन थे? सबसे पहले ईरानी ने किया था और उसके बाद में फिर यूनानी ने आक्रमण किया था। अगर हम देखें कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग से ही क्यों विदेशी आक्रमण हुए, तो यहाँ इस क्रम में अगर हमें देखा जाए तो यहाँ पर इस नक्शे के माध्यम से अगर हम देखें, एक बार अवलोकन करें तो यहाँ पर क्या था, वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यानी हिमालय पर्वत है। मतलब इधर से कोई भी व्यक्ति भारत में प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। तो उस समय में जल सेना इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि कोई भी विदेशी ताकत भारत पर जलीय सीमा होते हुए जो है भारत पर आक्रमण कर सके। तो आक्रमण करने के लिए केवल और केवल जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग था, यानी नॉर्थ वेस्ट जिसे कहते हैं, तो इसी भाग से होते हुए भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया था। यानी भारत की सीमा तीन तरफ से सेफ थी, खाली एक क्षेत्र यही बचता था कि जो भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे उचित रास्ता था विदेशी आक्रमणकारियों के लिए। दूसरी बात यह है कि जब हमने 16 महाजनपद पढ़ा था तो उसमें जो भारत के केंद्र में स्थापित सत्ता थी वो थी मगध, और मगध सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था उस समय। लेकिन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में छोटे छोटे राज्य थे जहाँ के शासक उतना शक्तिशाली नहीं थे। तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो इसी बात का फायदा उठा करके अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाया, और उनमें से कुछ शासक सफल हुए और कुछ शासक असफल होकर ही वापस लौट गए थे। तो इसी क्रम में अगर हम देखें आज के टॉपिक के अनुसार, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में ईरानी आक्रमण। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग से मौर्य काल के पूर्व में किसके द्वारा आक्रमण किया गया, तो भारत पर पहला आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। यानी भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर अगर हम यहाँ पे मैप बनाएं, अगर ये मान लो छोटा सा इसे जूम करके यहाँ देखें तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर यहाँ क्या था? ईरान था, और इसी के उत्तर पश्चिम में क्या था? यूनान था। यहाँ से ये जूम करके यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ चूंकि जगह कम पड़ रही थी तो इसलिए हम यहाँ पे एक कल्पना करिएगा कि ये था ईरान। तो सबसे पहले क्या हुआ? ईरानी आक्रमण हुआ, और वो ईरान में किस वंश के द्वारा? तो हखमनी वंश के द्वारा आक्रमण किया गया। हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो हखमनी वंश का संस्थापक था साइरस प्रथम। तो भारत पर सबसे पहले असफल आक्रमण का प्रयास करने वाला शासक कौन था? तो वो था हखमनी वंश का संस्थापक साइरस प्रथम। लेकिन ये भारत पर विजय प्राप्त करने में असफल रहता है और ये भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से ही वापस लौट जाता है। फिर इसका एक उत्तराधिकारी होता है, उसका नाम था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, जिसने जो है 516 बीसी में भारत पर सफल आक्रमण किया तथा भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर कौन कौन सा वो भाग था? सिंध था, कंबोज था और गांधार। सिंध,
कंबोज और गांधार पर अपना अधिकार स्थापित किया और अधिकार स्थापित करके जो है उसे अपना साम्राज्य में शामिल किया। तो जो उस समय डेरियस प्रथम का साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके वो शासन करता था। उन छोटे टुकड़ों को क्या कहते थे? क्षत्रपी कहा जाता था। तो हेरोडोटस के अनुसार जो उस समय इतिहासकार थे हेरोडोटस, तो हेरोडोटस ने कहा था कि जो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारतीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी उसे अपनी 20वीं क्षत्रपी बताया था। जबकि दारा के बेहिस्तून अभिलेख में, दारा के बेहिस्तून अभिलेख में ये कहा गया है कि उसने भारतीय क्षेत्र विजित क्षेत्र को 23वीं क्षत्रपी बनाया था। तो हेरोडोटस के अनुसार उसने 20वीं और बेहिस्तून, दारा के बेहिस्तून अभिलेख के अनुसार उसने 23वीं क्षत्रपी बनाया था। अगर देखा जाए तो यहाँ से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण राशियां प्राप्त होती थी प्रतिवर्ष। इतना जो है उसका फायदा हुआ था, धनी क्षेत्र इतना था। ये भारत का पश्चिमोत्तर भाग यानी आक्रमण करने से उसे 360 टैलेंट यानी उस समय मुद्रा मापने का एक मापक होता था, तो इतनी राशि वो प्रतिवर्ष प्राप्त करता था। आगे देखने के क्रम में अगर देखा जाए तो ज़्यादा इसके सारे जो उत्तराधिकारी हुए थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं कि दारा के सभी उत्तराधिकारियों में एक होता है क्षयार्स या इसे ही जरक्सीज कहते हैं। तो जो ईरान का हकमनी वंश था उसके जो दारा के बाद के जो शासक हुए थे वो जरक्सीज तक ही भारतीय क्षेत्र पर ये अपना अधिकार स्थापित कर सके थे। जरक्सीज के बाद में इनका भारतीय के जो पश्चिमोत्तर भाग पर था वो अधिकार समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि जो है ईरान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके आक्रमण के द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कुछ प्रभाव पड़े थे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि भारतीय क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। तो प्रभाव स्वरूप में क्या हुआ, कुछ ईरानी प्रथाएं प्रचलित हो गई थी। अब इन प्रथा में क्या था, तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बाल धोने का एक उत्सव मनाने की प्रथा शुरू की थी। साथ ही स्त्री अंगरक्षक को भी नियुक्त करना शुरू कर दिया था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रथाओं में से थी। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए उसका उल्लेख हमने यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन चर्चा कर दे रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य के शासक हुए आगे चल करके, उन्होंने जो ईरानी शासक थे उन्हीं के अनुसार, जैसे ईरानी शासक ने अपने साम्राज्य को क्षत्रपियों में बांटकर शासन करना प्रारंभ किया था, ठीक उसी प्रकार मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके शासन करना प्रारंभ कर दिया था। फिर अगर देखें मौर्यकालीन स्थापत्य कला ईरान से ही प्रेरित थी। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित करवाए गए स्तंभ लेख थे, शिलालेख थे, तो जो शिलालेख में उसकी जो भाषा थी और जो उसकी प्रस्तावना ली गई थी, या जो पालिशदार चमकदार जो पत्थर बनाए गए थे, तो वो या पत्थर के ऊपर जो डिजाइन बनाई जाती थी वो सब कहाँ से प्रेरित थी, तो वो ईरानी स्थापत्य कला से प्रेरित थे। क्यों? क्योंकि इन सब कार्यों में जो ईरान के चित्रकार थे या स्थापत्य कला बनाने वाले जो लोग थे वो इन कार्यों में वो दक्ष थे, इसीलिए भारतीय शासकों ने ये चीज़ें वहाँ से सीखी थी और अपने यहाँ अप्लाई किया था। फिर एक सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो ईरान की लिपि थी, लिखने वाली जो लिपि थी वो थी अरामाइक, और भारत में उस समय प्रचलित थी ब्राह्मी लिपि। तो अरामाइक और ब्राह्मी लिपि के संयोजन से एक नई लिपि का जन्म हुआ जिसे कहा गया खरोष्ठी लिपि। और जो खरोष्ठी लिपि थी ये इससे संबंधित प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है कि खरोष्ठी लिपि का जन्म किन लिपियों के सम्मेलन से हुआ, तो अरामाइक और ब्राह्मी लिपि के संयोग से हुआ है। फिर अगर देखा जाए कि ईरानी आक्रमण के बारे में, तो जो अंतिम था कि भारत में सबसे पहले जो विदेशी यात्री आया था वो स्काईलैक्स था, यानी भारत में विदेशी यात्रियों के आने का सिलसिला कब शुरू हुआ, तो वो ईरानी आक्रमण के बाद से शुरू हुआ था। और उनमें भी सबसे पहले जो आने वाला यात्री था वो कौन था, स्काईलैक्स था।
ये सामान्यतः जो ईरान से भारत तक जल मार्ग की खोज में आया था। अब अगर हम देख लें ईरानी आक्रमण के बाद में यूनानी आक्रमण की अगर हम चर्चा करते हैं, तो यूनानी आक्रमण में भारत में कौन आक्रमण किया था, तो वो था सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो यूनान में एक क्षेत्र था मेसिडोनिया, वहाँ के वो शासक थे। और फिलिप द्वितीय की ये इच्छा थी कि वो विश्व पर विजय हासिल करें। उनकी इसी इच्छा को लेकर के सिकंदर जो है भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से आक्रमण करने का विचार करता है और 326 बीसी में जो है वो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा में होते हुए वो भारत में प्रवेश करता है। अगर देखा जाए तो ये इतिहासकारों में के द्वारा उल्लेख किया गया है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए तत्कालीन तक्षशिला का जो शासक था जिसका नाम था आम्बी, उसने सिकंदर को आमंत्रित किया था कि आप आइए भारत पर आक्रमण करिए, और विजय प्राप्त करने के बाद में उससे कुछ संबंध स्थापित करना चाह रहा था। हुआ क्या कि वो जब सिकंदर जो है तक्षशिला पहुंचता है और आम्बी के सहयोग से वो उस समय एक शासक थे जिनका नाम था पोरस। इनका क्षेत्र झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र था, अगर हम यहाँ पे बनाए चित्र में तो अगर देखा जाए ये है झेलम नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से चिनाब, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये किसका था, वो पोरस के हिस्से में था। तो आम्बी के सहयोग से सिकंदर ने झेलम और चिनाब नदी के स्थित भूभाग के शासक जो पोरस थे उनके साथ युद्ध किया। इस युद्ध को झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से जानते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का मतलब ये है कि जो यूनानी भाषा में झेलम को हाइडेस्पीज कहा गया था, इसे झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद यानी पोरस से लड़ने के बाद में क्या हुआ, सिकंदर जो है आगे बढ़ता है, लेकिन पोरस से लड़ने के क्रम में क्या हुआ, पोरस ने सिकंदर से बहुत ही बहादुरी पूर्वक लड़ा। अंततः वो पराजित तो हो गया था, लेकिन सिकंदर जो है पोरस की वीरता से प्रभावित हुआ और उस विजित क्षेत्र को पुनः पोरस को वापस कर दिया था और उनसे जो है भारत पर आगे आक्रमण करने के लिए जो है सहायता की मांगी थी, जिसे पोरस ने स्वीकार कर लिया था। आगे बढ़ने के क्रम में जब पोरस व्यास नदी के पास में जब सिकंदर व्यास नदी के पास में पहुंचता है तो उसकी सेना जो है आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। ऐसा जो है यूनानी इतिहासकारों के द्वारा जो है उल्लेख मिलता है कि उस समय जो सिकंदर के सैनिक थे उनको घर की याद सताने लगी थी और वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सिकंदर के साथ वो युद्ध करते आ रहे थे। लेकिन जो कुछ और इतिहासकार हैं उनका मंतव्य ये था, क्योंकि भारतीय साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है सिकंदर के बारे में, जो इतिहास पढ़ने के लिए भारतीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हमें यूनानी इतिहासकारों के ऊपर ही आश्रित रहना होता है। इसलिए जो यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है उसी के अनुसार ये जानकारी प्राप्त होती है कि व्यास नदी के आगे बढ़ने से जो है सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। लेकिन जो कुछ इतिहासकारों का मानना था कि जब ये पश्चिमी भाग पर झेलम तथा चिनाब नदी के बीच में स्थित भाग पर पोरस से युद्ध लड़ रहा था, तो पोरस से ही लड़ने में इसके जो है पोरस की बहादुरी देख कर ही ये सोचा था, ये प्लान बनाया था कि ये छोटे से भाग का जो शासक पोरस है उसको पराजित करने में इतनी मेहनत करनी पड़ी। और आगे जो सबसे शक्तिशाली जो क्षेत्र था वो था मगध, वहाँ का शासक जो था उसका नाम था धननंद, जो सबसे क्रूर शासक था। तो इसने सोचा कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे कैसी विकट स्थिति उत्पन्न होगी। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो धननंद से जो है डर करके भी वापस लौटने का विचार कर लिया था। तो इस प्रकार अगर देखें तो सिकंदर जो है 19 महीने तक भारत के क्षेत्र में रहा और उसके बाद में वो वापस जाने का निर्णय कर लेता है। वापस जाने के क्रम में उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे जिसको हमारी परीक्षा में पूछा जाता है।
वो क्या था, उसका एक घोड़ा था, उसकी याद में बहुकेफला नामक नगर स्थापित किया था। कहाँ, तो वो झेलम नदी के तट पर स्थापित किया था। तथा निकाइया नगर, निकाइया यूनानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है विजय। तो एक विजय नगर की स्थापना की थी। कहाँ पे, ये दोनों नगर जो स्थापित हुए थे वो झेलम नदी के तट पर स्थापित हुए थे। तथा वापस जाते समय इसने जो अपने द्वारा विजित क्षेत्र थे उसका बंटवारा भी कर दिया था। तो बंटवारा किस प्रकार किया था, तो जो ब्यास और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र था, ये था झेलम और ये था ब्यास। तो इसके बीच का जो क्षेत्र था वो किसे दे दिया था, तो पोरस को सौंप दिया था। तथा झेलम और सिंधु, यानी इधर से एक सिंधु नदी निकलती है, ये वाला जो क्षेत्र था वो किससे दिया गया था, तो आम्बी, जिसने इनको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो इन दोनों को वितरित करके वो वापस जाता है। वापस जाते समय अपनी सेना को दो भागों में विभाजित करता है, एक जल सेना और एक थल सेना। तो जो जल सेना का नेतृत्व था वो नियार्कस को सौंपता है, और तथा थल सेना का नेतृत्व स्वयं जो है लेकर आगे बढ़ता है। नियार्कस को इसने एक आदेश दिया था कि आप जल मार्ग से होते हुए जो है भारत तक का रास्ता आप खोजेंगे। यूनान से भारत आने का जो जल मार्ग था उसकी आप खोज करिए। फिर इसी क्रम में 323 ईस्वी में बेबीलोनिया में इसकी मृत्यु हो गई थी। और फिर अंत में अगर हम देखें तो यूनानी आक्रमण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीय इतिहास का तिथिक्रम निर्धारित हो गया। इसके पहले के जो इतिहास लिखे जा रहे थे उसमें डेट्स अनुपलब्ध थी, लेकिन यूनानी आक्रमण के बाद में जो है भारतीय इतिहास का तिथिक्रम स्थापित निर्धारित होना शुरू हो गया। तथा यूनानी लिपि का भी प्रचलन हुआ, और एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई वो गांधार कला शैली का विकास हुआ। मतलब इन्हीं यानी यूनानी जो चित्रकला शैली थी उसी से भारत में मूर्ति निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई। यूनानियों के एक देवता थे अपोलो, तो उन्हीं के क्या कह सकते हैं समकक्ष बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनी थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध भगवान की मूर्ति सबसे पहले किस कला में निर्मित की गई, तो वो जो है गांधार कला शैली में निर्मित की गई थी। साथ ही जब यूनानी आक्रमण के बाद में भारत में जल मार्ग तथा थल मार्ग की भी खोज कर ली गई, जिससे व्यापार में भी वृद्धि हुई। और जब व्यापार में वृद्धि हुई तो लोगों का आवागमन शुरू हुआ और कुछ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुई थी। तो इस प्रकार आज हमने जो है कंप्लीट किया भारत में जो है भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में। अगला हम नेक्स्ट सेशन लेकर हाजिर होंगे अगले दिन, जो है मौर्य काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।